नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नेपाल में जिस तरह का खूनी तख्ता पलट हुआ उसने सारी दुनिया को चौंका दिया। जिस तरह से सड़कों पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी गई, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, सड़कों पर चारों तरफ आग ही आग। और यह सब किसने किया? जेन जी ने, नेपाल के युवाओं ने। लेकिन क्या ये सब उन्होंने खुद से कर दिया? कहा गया कि नेपाल ने सोशल मीडिया ऐप्स को जो बैन किया तो युवाओं का गुस्सा भड़क गया, और वो पहले से ही गुस्सा थे भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर के। लेकिन क्या वास्तव में यही कारण था? सिर्फ सोशल मीडिया ऐप बैन करने से या भ्रष्टाचार के प्रति गुस्सा होने से क्या तख्ता पलट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। अब खबर यह आ रही है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी जो लंबे समय से रची जा रही थी। खबर यह आ रही है कि नेपाल में तख्ता पलट की यह साजिश एक लंबे समय से अमेरिका रच रहा था, और इस पर उसने लगभग 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किया था। आज मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, इस साल मार्च में ही द संडे गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, और यह भी बताया था कि नेपाल के वहां के जो कुछ नेता हैं वो खुद सत्ता परिवर्तन की इस साजिश का हिस्सा है। अब इस रिपोर्ट में यूएसएड के इंटरनल कम्युनिकेशन और अमेरिकी लोकतांत्रिक संगठनों की तरफ से प्रकाशित जो एक कार्यक्रम है आउटलुक, उसके हवाले से दावा किया गया कि अमेरिका ने नेपाल में $900 मिलियन झोंके हैं सत्ता परिवर्तन के लिए, तख्ता पलट के लिए, वहां गवर्नेंस को चेंज करने के लिए। $90 करोड़, $900 मिलियन मतलब $90 करोड़। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मीडिया में धीरे धीरे सामने आ रही हैं, उससे पता चलता है कि ये जो पूरा मुहिम था ये 2020 से ही वहां एक अमेरिकी पिट्ठू को बिठाने की कोशिश शुरू थी, और नेपाल को $900 मिलियन से ज़्यादा की अमेरिकी सहायता दी गई। अब वो जो संडे गार्जियन की रिपोर्ट थी उसने ये कहा था कि ये जो यूएसएड से रिलेटेड जो डेटा मिल रहा है और जब उसका एनालिसिस करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि अमेरिका जो पैसा खर्च कर रहा था यूएसएड के माध्यम से वो क्लासिफाइड था डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के नाम पे। मतलब ये जो पैसा दिया गया वो नेपाल में लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, गवर्नेंस को और सुधारने के लिए। अब देखिए, इसी चीज़ के लिए यूएसएड, अब तो चलिए ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया है, लेकिन ये जो यूएसएड है इसी बात के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। उनको दूसरे देशों में लोकतंत्र की बड़ी चिंता होती है, वहाँ पे गवर्नेंस क्या है इसकी बड़ी चिंता होती है, और डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए वो लोग पैसा बिल्कुल बहाते हैं। और नेपाल में भी उन्होंने ऐसा ही किया। नेपाल में भी ये $900 मिलियन जो दिया गया वो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को सुधारने के नाम पे दिया गया। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी? इसके पीछे मंशा नेपाल में वहाँ की जो व्यवस्था है उसको बदल करके वहाँ पे अमेरिका की पसंद के किसी व्यक्ति को बिठाने की थी। और यूएसएड ने इसके लिए जो वहाँ पे जो कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए उसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का नाम आ रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेज और डेमोक्रेसी रिसोर्स सेंटर नेपाल। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए चलाए गए। अलग अलग तरह से पैसा उसको दिया गया, अलग अलग तरह का फंड जो है वहाँ पे नेपाल में डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए तो दिया ही गया। यूएसएड एक काम और भी करता था, स्वास्थ्य के नाम पे हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए भी वो काफ़ी पैसा दिया करता था, और नेपाल में भी हुआ। और इसमें जितने लोग लगे रहते थे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सबों के नाम पे वहाँ के लोगों को भड़काते थे और भड़का करके उनको सड़कों पे ले आना। देखिए, ये बांग्लादेश में भी हुआ। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसमें भी अमेरिका की भूमिका थी और इसी यूएसएड की भूमिका थी। जिस यूएसएड की बात हो रही है नेपाल में, उसी यूएसएड ने बांग्लादेश में ये तख्ता पलट करवाया था। अब ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो प्रोजेक्ट है, ये यूएसएड के जो पार्टनर्स हैं जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट NDI या फिर इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स IFES, ये इनके ये पार्टनर्स चलाते हैं। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है? ये इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये चुनाव से संबंधित इनकी गतिविधियां होती हैं, और इनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि ये यंग पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं। यंग पॉलिटिशियंस को, जो बहुत यंग होते हैं ना, उनको ये ज्ञान दे करके कि करप्शन बहुत है और शिक्षा
ठीक नहीं है, शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, स्वास्थ्य में सुधार की ज़रूरत है, ऐसे यंग पॉलिटिशियंस को ये फंड करते हैं। और ये इनका तरीका होता है कि वहाँ पे किसी देश में जो सरकार होती है, अगर वो उनके पसंद की सरकार नहीं है तो ऐसे नए नए लोगों को फंड दे करके वो उनको भड़काते हैं और उनको समझाते हैं कि तुम लोगों को जमा करो, सड़कों पे ले आओ और उसके बाद तख्ता पलट करो। यही चीज़ बांग्लादेश में हुआ और यही चीज़ नेपाल में हुआ। बांग्लादेश, नेपाल और यही चीज़ कंबोडिया में भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब निकल के सामने आ रही हैं कि किस तरह से इस सारा खेल अमेरिका ने खेला, पैसा झोंका यंग पॉलिटिशियंस को। वहाँ पे आप जो भी नए नाम आप देख रहे हैं ना, ये जो गुरुंग वगैरह हैं वहाँ पे, ऐसे तमाम लोगों को फंडिंग किसने की? ये यूएसएड ने की। अब उसी तरह से जो DRCN है वो क्या करता है? वो रिसर्च, एनालिसिस, मॉनिटरिंग ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इलेक्ट्रल प्रोसेसेस, ये सभी इनका भी वही काम होता है। और आप समझिए कि इनके ऊपर ये आरोप है, जो इनके आलोचक है वो कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा ऑर्गन है। ये भी प्रोपेगेंडा करता है। ये प्रोपेगेंडा करता है कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, कि कई तरह के वहाँ पे भ्रष्टाचार हैं। ये सब लोग मिलकर के माहौल क्रिएट करते हैं। तो इनके ऊपर भी नेपाल में, और ये सब यूएसएड के अंडर काम करते हैं, ये सब उनके डिफरेंट आर्म्स हैं। ये इनके डिफरेंट आर्म्स हैं। ये DRCN है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये DRCN क्या है? जैसे हमारे यहाँ CSDS है, जो आपने देखा होगा, CSDS को भी माफ़ी मांगनी पड़ी जी, उन्होंने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया। वो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था ना वोट चोरी का, तो उसके पक्ष में CSDS के संजय कुमार ने ट्वीट कर दिया। और जब उनको बताया गया कि आपका डेटा गलत है, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो जैसा CSDS है वैसे ही समझिए वहाँ DRCN भी है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि कोई एक देश में ही उनकी ये गतिविधियाँ होती हैं। इस तरह के NGO, ये पूरा खेल कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू खेला गया है, कोई NGO है उसके थ्रू खेला गया है। तो ये भारत को भी बहुत सचेत रहना पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जैसा CSDS है वहाँ DRCN भी है, जो कहता है कि भाई हम डेटा ड्रिवन इंसाइट देते हैं। CSDS कैसे डेटा ड्रिवन इंसाइट्स देती है, और उसके बाद वो पॉलिसी मेकर्स को, सिविल सोसाइटी को कहती है कि हम उनको इन्फॉर्म करते हैं अपने डेटा के थ्रू, और लोगों को बताती है कि भाई डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, लोकतांत्रिक विकास किस तरह से हो रहा है। तो इलेक्शन का ऑब्जर्वेशन है, पार्लियामेंट्री मॉनिटरिंग है, पॉलिटिकल एनालिसिस है, नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ ये काम करके इन सारे मुद्दों पे ये डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स देते हैं। और ये सब एक खास ग्लास के साथ होता है। इन सब में एक एजेंडा होता है। DRCN के ऊपर ये आरोप लगते हैं, जैसे कि अब CSDS के ऊपर लग रहे हैं भारत में। पहले से भी लग रहे थे, लेकिन इस बार तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। तो ये सब उसी तरह के एलिमेंट्स हैं। वो सिर्फ भारत में ही नहीं है, वो बांग्लादेश में भी हैं, वो नेपाल में भी हैं। और इस बार जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, उसमें इन लोग बुरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं। मीडिया में सारी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अब देखिए, यूएसएड के द्वारा ये जो फंडिंग हुई ना, उसके बारे में जो ऑब्जर्वर्स, उनका कहना है कि भाई सीधा सीधा ये रिश्वत दिया गया पॉलिटिशियंस को। ये रिश्वत दिया गया क्यों? कि वहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, नेपाल में जो सरकारें अभी रही हैं हाल के दिनों में, अभी भी जो सरकार थी ओली की, ये चीन की तरफ झुकती रहेगी, वामपंथी सोच रही है। चीन की तरफ इनका झुकाव रहा है। भारत से भी कोई बढ़िया संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ झुकाव रहा है, और अमेरिका को ये पसंद नहीं है। तो अब कोई चीन को पसंद करने वाली या चीन की तरफ झुकाव वाली कोई सरकार है, तो उसको उखाड़ फेंकना उनको लगता है कि ये हमारी प्राथमिकता है, और वो लग जाते हैं अपने काम में। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना ने कहा था कि सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका ने मांगा था, क्योंकि उसको वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना था। शेख हसीना ने मना कर दिया। अमेरिका ने क्या किया? वहाँ पे यूएसएड के माध्यम से वहाँ पे सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई, वहाँ पे तख्ता पलट करवाया गया, वहाँ पे लोगों को भड़काया गया, सड़कों पे लाया गया, हिंसा हुई, तख्ता पलट हो गया। अब नेपाल में आप देखिए, सरकार पसंद नहीं अमेरिका को, वहाँ पैसे बहाए गए जैसे बांग्लादेश में बहाए गए थे। लोगों को भड़काया गया कि तुम्हारे यहाँ करप्शन बहुत है, डेमोक्रेसी नहीं है। जो यंग पॉलिटिशियंस थे उनको फंड किया गया, एस्पायरिंग जो पॉलिटिशियंस थे इन सबको फंड किया गया, उनसे हिंसा करवाई गई, तोड़फोड़ करवाया गया। एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को तो जिंदा जला दिया, सुप्रीम कोर्ट में आग लग गई, कहाँ कहाँ आग नहीं लगी, सब जगह लोग भाग चले, वहाँ से प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। तो आप समझिए, ये सब एक पैटर्न है इसमें, एक पैटर्न है इसमें, जिसमें कि अमेरिकन इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है और जो सरकार पसंद नहीं है उसका तख्ता पलट करवा देना है।
और नेपाल में अमेरिका ने ही करवाया है। और अब खुल के ये बात हो रही है कि जो 90 करोड़ अमेरिकन डॉलर उन्होंने खर्च किया है, ये सब उसी का परिणाम है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये स्वास्थ्य और रिसर्च डेमोक्रेसी वाले ये जो कार्यक्रम है, ये असल में राजनीतिक पहुंच और नैरेटिव बनाने के औजार होते हैं अमेरिका के लिए। इस तरह का खर्च करके जो 90 करोड़ जो खर्च किया उसने, उसमें बहुत सा पैसा अभी खर्च नहीं भी हुआ है, लेकिन वो सैंक्शन किया हुआ है। तो उस पैसे से नैरेटिव बनाना, पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करना, ये उनका मेन उद्देश्य होता है। और देखिए, नेपाल में अभी ये अमेरिकी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, उनके खिलाफ भी विद्रोह शुरू हो चुका है और वो भी कब तक टिकेंगी कहना मुश्किल है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अमेरिका को नेपाल में भी बांग्लादेश के यूनुस जैसा एक पिट्ठू चाहिए। जी, क्या चाहिए? बांग्लादेश के यूनुस जैसा उनको एक पिट्ठू चाहिए। और इसलिए वहां सुशीला कार्की के खिलाफ भी ये विद्रोह शुरू हो गया, उनके खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। और ये सुडान गुरुंग हैं, जो सोच रहे थे कि शायद वो उनको मंत्रिमंडल में, जब ये कार्की जी ने 3 लोगों को शामिल किया, उसमें ये नहीं थे, तो अब इनको अलग ही आग लगी हुई है और अब ये उनका तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका का भी उद्देश्य नेपाल में पूरा नहीं हुआ है। वहाँ नेपाल में भी जैसे यूनुस बांग्लादेश में है उसका पिट्ठू, उसको नेपाल में भी अपना एक पिट्ठू चाहिए। और जब तक उनको ये पिट्ठू नहीं मिल जाएगा, तब तक ये कोई भी प्रधानमंत्री होगा वहाँ पे, वो चैन से नहीं रह पाएगा। वैसे तो सुशीला कार्की ने कहा है कि हम यहाँ रुकने नहीं आए हैं, 6 महीना के अंदर हम चुनाव करवाएंगे, लेकिन 6 महीने का लंबा वक्त होता है। अमेरिका तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि जो भी वहाँ सत्ता में रहे वो उसका पिट्ठू बन करके रहे, जैसे बांग्लादेश में यूनुस है। तो आप समझिए कि अमेरिका बांग्लादेश के बाद, बांग्लादेश में उसने जो प्रयोग किया वही उसने नेपाल में किया है। और अब सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल, इन दोनों जगहों पर तख्ता पलट एक ही शक्ति ने करवाया है, और वो है अमेरिकी डीप स्टेट। और देखिए, अमेरिका का अगला टारगेट कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए भारत के जितने एनजीओ हैं और ये जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, CSDS जैसे संगठन हैं, इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये अलग अलग नाम से अलग अलग देशों में ये सारी संस्थाएं काम करती हैं। सीधे भले नहीं जुड़ी हुई हों, लेकिन उनका फंडिंग अगर आप चेक करेंगे तो वही शक्तियां हैं जो इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बांग्लादेश में फंड कर रही हैं, वही शक्तियां हैं जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को नेपाल में फंड कर रही हैं। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं और CSDS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना एजेंडा लेकर के आगे चल रही हैं। वो निष्पक्ष होकर काम नहीं करते, उनका एक एजेंडा है। ये आपने देखा होगा, राहुल गांधी का ये पूरा जो मुहिम है वोट चोरी का, वोट चोरी हो गया। बताइए, ये लोगों को भड़काने का ही प्रयास है ना, युवाओं को भड़काने का प्रयास है कि आपका वोट चोरी हो रहा है, लोगों को सड़क पे लाने का प्रयास है, गृह युद्ध कराने का प्रयास है। राहुल गांधी का तो सारा प्रयास वही होता है, चाहे वो जाति विभाजन करवा करके यहाँ पे हिंसा करवाई जाए, वोट चोरी का नारा दे करके हिंसा करवाई जाए, ये तो उनका यही काम रह गया है। तो आप समझिए कि अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। बांग्लादेश, नेपाल के बाद टारगेट नरेंद्र मोदी हैं। और आप देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, राहुल गांधी बाहर जाकर के कहते ही थे कि भाई जो पश्चिमी देश हैं उनको भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, तो उनको विदेशी सहयोग चाहिए नरेंद्र मोदी को हराने में। और ये जो विदेशी शक्तियां हैं वो ऐसे एनजीओज को सपोर्ट कर रही हैं जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। इसलिए आप समझिए कि अगला टारगेट निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी हैं। और भारत की सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार इन सारी चीज़ों पर नज़र रख रही होगी, और ये जितने भी इस तरह के एनजीओ हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी नकेल कसी जाएगी, और कसनी बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।